हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए सो डैट मैं उस पर काम कर सकूं और आगे से आप लोगों को ऐसी कमियां या ऐसी कोई भी गलतियां देखने को ना मिले। आज का हमारा डिस्कशन का चैप्टर होगा क्लास 5th का चैप्टर 4 नर्वस सिस्टम। इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम मेनली बात करेंगे इस वीडियो में सेंस ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो हम यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आएगी ये वीडियो। इन केस कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा सो डैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, आप लोग के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स होते ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमें हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के अवेयर कराते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई चीज़ें कैसे रिएक्ट कर रही हैं या कैसे हमारे साथ बिहेव कर रही हैं, उसके बारे में हमें अवेयर कराता है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो हम इस वीडियो में एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और कैसे हमें इनकी केयर करनी चाहिए वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा आइज़। हम सबको पता है आइज़ का मेन फंक्शन क्या होता है, हमें देखने में हेल्प करता है। आइज़ की वजह से हम देख पाते हैं। आई जितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उतना ही डेलिकेटेड भी है, मतलब इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट भी बोल सकते हैं हम इसको और बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है ये। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली हमारे पास आईलिड्स होते हैं, हमारे आई लैशेज़ होते हैं, जो हमारी पलकें हैं वो क्या होती है, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आप सब ने नोटिस किया होगा जब आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ धूल है बहुत ज़्यादा, आपकी आँखों को किसी तरीके से डर्ट वगैरह एंटर कर सकता है आँखों में, तो हमारी आईलिड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाती हैं ना, आई लैशेज़ उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी आइज़ को। इसकी शेप कैसी होती है आइज़ की, सर्कुलर ट्रांसपेरेंट शेप होती है। जो सामने से शेप हमें दिखाई देती है ट्रांसपेरेंसी, जो वाइट कलर का पोर्शन होता है हमारी आइज़ का, उसे कॉर्निया कहा जाता है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा ना आप सभी को, वाइट पोर्शन जो आगे है वो क्या है, कॉर्निया है। इसके बाद एक कलर जो होता है हमारी आई का, तो हमारी आई का जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना उसकी ब्लू आइज़ हैं, उसकी ब्लैक आइज़ हैं या उसकी ब्राउन आइज़ हैं, तो वो कलर किसका होता है, आइरिस का होता है। डायग्राम में ध्यान से आप देख सकते हैं, आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइट अंदर एंटर करती है, और प्यूपिल सभी की आइज़ में ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जहाँ से लाइट को एंट्री मिलती है लेंस तक पहुँचने के लिए। लेंस दिख रहा है आप सभी को, तो प्यूपिल से लाइट एंटर करेगी और लेंस तक पहुँचेगी। लेंस के पास जैसे ही लाइट पहुँचेगी वहाँ इमेज बनाने के लिए वो इमेज कहाँ जाएगी, रेटिना पे बनेगी। दिख रहा है आपको रेटिना। अब रेटिना पे इमेज बनने के बाद उसे ब्रेन तक पहुंचाना है ना, उसे याद करना है कि किस चीज़ की इमेज है, तो ब्रेन तक कौन ले जाएगा उसे, ऑप्टिक नर्व्स, जिसे हम उसकी सेंसरी नर्व्स भी कह सकते हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो ये था आई का डायग्राम। आई में जब लाइट एंटर करेगी तो कॉर्निया के थ्रू होते हुए वो कहाँ आएगी, आइरिस, आइरिस से प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद एंट्री, उसे लाइट की एंट्री जो होगी वो आई के अंदर हो जाएगी, जो लेंस के पास पहुँचेगी, रेटिना पर इमेज बनेगी और ऑप्टिक नर्व से वो ब्रेन के पास इमेज चली जाएगी। तो ये था आई का फंक्शन, आई के बारे में छोटा सा एक टॉपिक। तो अब हमें अपनी आइज़ की केयर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हम सबको बोला जाता है ना, हमें अपनी आइज़ को साफ़ और ठंडे पानी से, हल्के ठंडे पानी से हमेशा और हर थोड़े टाइम बाद क्लीन करना चाहिए। आइज़ को रब नहीं करना चाहिए, हमें गंदे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ गंदगी आँखों में जा सकती है।
रफ गेम्स कहने का मतलब है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ में, या फिर कोई ऐसा गेम जिसमें कि आपको हिट करने की ज़रूरत पड़े आपके आईज़ या आपके फेस वाले एरिया में, तो ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए, इससे हमारी आईज़ को इंजरी हो सकती है। मूविंग व्हीकल है, जैसे कार चल रही है, बस चल रही है, या फिर कोई ऐसी व्हीकल है जो कि काफ़ी तेज़ी से रोड पे चल रही है, तो उसमें हमें ज़्यादा देर तक रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी आईज़ पे स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन कहने का मतलब है कि भार पड़ता है, जिससे कि हमारी वहाँ के जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, वो क्या हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। कभी भी बेड पे लेटे लेटे हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे नेक में भी, हमारे आईज़ पे भी ज़्यादा भार पड़ता है। तो हमें हमेशा रीडिंग करने का, यहाँ पिक्चर दी हुई है ना मैंने, इरेक्ट पोजीशन में, ये इरेक्ट आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही होगी। इरेक्ट कहने का मतलब क्या, हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए जब भी हम रीडिंग करें, और साथ के साथ हमारी आईज़ के साथ और हमारी बुक के साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फीट का होना चाहिए एटलीस्ट डिस्टेंस। कभी भी टेलीविज़न को बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, ताकि उससे हमारी आंखों पे असर ना पड़े। और अगर हम बात करें तो हमें ज़्यादा देर टेलीविज़न देखना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा लंबे घंटों के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है रीडिंग में, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं या फिर आप किसी अपने घर पे आपने कोई बोर्ड लगाया हुआ है और आप उस पर रीडिंग करके पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अगर उसमें दिक्कत हो रही है लेटर्स को पढ़ने में, तो अपने पेरेंट्स से इस चीज़ को डिस्कस करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो उसकी ही आपको दे सके, उसके बारे में आपका इलाज कर सके, सो डैट आपकी आईज़ जल्दी ही ठीक हो जाएं। अब बात करते हैं ईयर्स की। ईयर्स हमारे सेकंड सेंस ऑर्गन्स हैं। ईयर्स से हमें हियरिंग में हेल्प मिलती है। अलग अलग तरीके के साउंड्स को हम पहचान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। तो हमारे ईयर की जो शेप है ना, वो भी थोड़ी बहुत ही अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट है। तो इसकी शेप जो है इस तरीके से है कि हम दूर से किसी साउंड को कैच कर सकते हैं और वो एक कैनाल के अंदर होते हुए एंटर करता है। तो अगर आप डायग्राम देखें तो हमें पिन्ना दिखाई दे रहा है। पिन्ना वो पोर्शन है जो हमारी ईयर का बाहरी पोर्शन हमें दिखाई देता है। ईयर कैनाल दिखाई दे रहा है। ईयर कैनाल से जो एयर है, जो साउंड है, वो अंदर जाती है। एंड देन ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है, एक ऐसा मस्कुलर कवर है जिसके ऊपर आवाज़ क्या करती है, बीट करती है, वाइब्रेशंस होती हैं। फिर यहाँ से वो अंदर कान के अंदर जाती है साउंड, और फिर हमें सुनाई देता है। सेंसरी नर्व्स यहाँ पर भी होंगी। ब्रेन तक पहुँचाना है ना कि किसकी आवाज़ है, ये किस बारे में बात हो रही है, तो वो कौन समझेगा, ब्रेन समझेगा। तो हमारी सेंसरी नर्व्स यहाँ से कहाँ ले जाएंगी मैसेज, ब्रेन तक। अब हम अपने ईयर की केयर कैसे कर सकते हैं, तो कभी भी कान में हमें कोई भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं इंसर्ट करना चाहिए। ये हमारे ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर ईयर ड्रम में कोई खराबी आ गई तो फिर हम कभी भी सुन नहीं पाएंगे। तो कभी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को कान में एंटर नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे कानों में गंदगी हो गई है या ईयर वैक्स इकट्ठा हो गया है, तो बड़ों से बोल करके उस ईयरबड की हेल्प से हमें वो ईयर वैक्स धीरे धीरे निकलवा लेने चाहिए। और अगर हमें कानों में दर्द हो रहा है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ENT स्पेशलिस्ट। E फॉर ईयर, N फॉर नोज एंड T फॉर थ्रोट। थ्रोट मतलब गला। तो आँख के पास वाले जितने एरिया होते हैं, जैसे हमारा कान हो गया, नोज़ हो गया, थ्रोट। कभी नोटिस किया होगा आप सबने, अगर आपको ज़ुकाम होता है तो कानों में भी दर्द होता है, गले में भी दर्द होता है। तो ये जो ईयर है, नोज़ है, थ्रोट है, ये क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें कानों में दर्द हो रहा है ज़्यादा दिनों से या बिना किसी कोल्ड के, तो हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से बात करके और एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो उसकी दवाई हमें दे सके। तो ये था आपकी। अब बात करते हैं नोज़ के बारे में। तो नोज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें हमारा फेवरेट फूड की खुशबू आ जाती है बहुत दूर से ही। मैगी बनती है तो उसकी खुशबू आ जाती है, तो वो किसकी वजह से आती है, नोज़ की वजह से आती है। इसके अलावा हम सब ने पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर में कि हमारी नोज़ ब्रीथिंग में भी हेल्प करती है। जब हमें सांस लेनी होती है तो हम कहाँ से लेते हैं,
नोज़ के थ्रू, और जो हमारा नोज़ का इनर एंड है, अंदर वाला साइड जो है, वो किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ये सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? किसी भी तरीके की स्मेल हमारी बॉडी में पहुंचाती हैं, मतलब कि हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। हमारे ब्रेन से मैसेज आता है कि ये स्मेल कैसी है। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत गंदगी है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? ब्रेन से पता चलेगा। कुछ लोगों को किसी स्मेल का पता नहीं चलता है ना, तो वो क्यों नहीं चलता? क्योंकि उनकी जो सेंसरी नर्व्स हैं वो बहुत स्लो वर्क करती हैं, ब्रेन तक जल्दी से मैसेज नहीं पहुंचा पाती हैं। अब हमें अपनी नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए? जब भी हम नाक को साफ़ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, तो हम पानी का यूज़ करके उसको ब्लो करें, ताकि हमारे अगर नाक में जो गंदगी है, जो हमारे नोज़ के अंदर गंदगी है, वो बाहर आ सके। इसके साथ साथ हमें अपनी नोज़ में कोई भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है, क्योंकि हमारी नाक जो होती है अंदर से कैविटी होती है ना, तो वो उसको हार्म कर सकता है, और दूसरे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है वो मुंह से सांस लेते हैं अक्सर, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह खोल के नहीं। क्योंकि नाक में क्या होता है, आप सबने नोटिस किया होगा, छोटे छोटे से हेयर होते हैं ना हमारे नाक में। वो क्यों होते हैं? हमारी नाक में हेयर होने के साथ साथ एक लिक्विड भी होता है। वो क्या करते हैं, हेयर और लिक्विड, जो भी डस्ट है, डर्ट है, उसको वहीं पे रोक लेते हैं। तो अंदर सिर्फ क्या जाती है? साफ एयर जाती है। तो हमारे बॉडी में कोई भी डस्ट, कोई भी डर्ट एंटर नहीं करता है। जब भी स्नीजिंग हो, छींक जब भी आए, तो हमें अपनी नोज़ को क्या कर देना चाहिए? कवर कर देना चाहिए, सो डैट हमारी बॉडी से जो भी अगर जर्म्स हैं वो किसी और को हार्म ना करें। तो ये था आपके नोज़ के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं टंग की। हम सबको पता है टंग हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे माउथ के अंदर है, और टंग का सबसे अच्छा काम क्या है? यह हमें टेस्ट में हेल्प करता है, जिससे कि हमें अलग अलग फूड का टेस्ट पता चल जाता है कि ये फूड कैसा है, और हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर अपना फूड का इनटेक करते हैं। तो कैसे पता चलता है हमारे फूड का टेस्ट हमें? हमारी टंग पे लेयर्स होती हैं। लेयर्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई फूड जो है वो कितना खट्टा है, कितना मीठा है, कितना कड़वा है, ये सारी चीज़ें। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना, अगर आपने नोटिस किया हो, तो जब कोई चीज़ कड़वी होती है, तो अब जब एकदम हम अंदर स्वेलो करने वाले होते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कड़वी है। तो बिटर दिख रहा है सबसे लास्ट में। स्वीट, जो कुछ मीठा होता है, तो आप जीभ पे एकदम आगे रखते हो और आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो मीठा है। फिर उससे थोड़ा आगे सॉल्टी, फिर उससे थोड़ा आगे सॉर, मतलब खट्टा। तो ये होते हैं टेस्ट बड्स जो कि हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। अब हमें अपनी टंग की केयर कैसे करनी चाहिए? तो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, स्पेशली अगर हम बात करें तो गरम की ही बात कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा गरम हमें ना तो कुछ खाना चाहिए और ना कुछ पीना चाहिए। इससे हमारे टेस्ट बड्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। वैसे तो ये टेस्ट बड्स दोबारा आ जाते हैं, बट अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लोगे एकदम गर्म फूड खाने की, तो कुछ दिनों बाद आपको फूड का कोई टेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो एकदम गर्म कोई भी फूड आपको इनटेक नहीं करना चाहिए। कई बार देखा होगा ना आपने, आपकी जीभ जल जाती है बोलते हो आप, तो वो जल गई है, इसका मतलब क्या हो गया? टेस्ट बड्स जो है वो डैमेज हो गए हैं। टंग क्लीनर आता है, ब्रश के बाद उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ब्रश करने के बाद, सो डैट आपकी टंग क्लीन रहे और आपके टेस्ट बड्स अच्छे से काम करते रहें। तो ये तो टंग के बारे में हो गया। अब अगर स्किन की बात करें, तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन अगर हम बात करें तो वो स्किन है। स्किन हमारी पूरी बॉडी को ऊपर से कवर करके रखती है ना। तो हमारी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन से। और हमें ये हर चीज़ के बारे में बताती है, कुछ ठंडा है, गरम है, सॉफ्ट है, बहुत कोर्स है, मतलब कठोर है। तो ये सारी चीज़ें को किससे पता चलती हैं? हमें स्किन से। तो हमें स्किन की केयर भी करनी चाहिए। स्किन की केयर करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा? कि हमें डेली नहाना चाहिए, हमें डेली बाथ लेना चाहिए, सो डैट हमारी स्किन जो है वो क्लीन रहे, हेल्दी रहे।
हमारी स्किन को हमें क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसे ड्राई करना चाहिए नहाने के बाद एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से, और हमेशा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो क्लीन भी हों और हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल भी हों। तो ये थी स्किन की केयर के बारे में। स्किन का डायग्राम दिख रहा है आप सभी को, हमारे हेयर फॉलिकल दिख रहे हैं, बहुत अंदर होते हैं ना, स्वेट ग्लैंड्स जहाँ से पसीना निकलता है, फैट भी यहीं पे है, ब्लड वेसल्स, जैसे हमारी अब कट लगता है ना, तो आपने दिख रहा होगा आपको ब्लड वेसल्स बहुत नीचे है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए हल्की सी खरोच पे खून नहीं निकलता है, जो बहुत डीप अंदर हमारी स्किन कोई चोट लगती है तो ही वहाँ से ब्लड निकलता है। तो ये स्किन के बारे में एक छोटा सा डायग्राम था। आई होप आप सबको ये 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझ में आया होगा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसका काम है एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर करने का काम करती है ये सिस्टम। तो इस सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो मेनली कौन कौन से पार्ट्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जो मेन ऑर्गन है वो कौन है इसका, किडनी। किडनी की शेप दिखाई दे रही है, राजमा जैसी शेप दिखाई दे रही है ना आपको, तो ये हमारे निचले हिस्सा जो है हमारा एब्डोमेन का, वहाँ पर होती हैं। 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में, और ये दोनों क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। डायग्राम देखिए, ब्लड वेसल्स में से क्या आया, ब्लड आया। जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से ब्लड आता है, और रेड वाले पोर्शन से ब्लड साफ जो होता है वो ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। अब किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, किडनी में ब्लड फिल्टर होने के बाद में आपको यूरेटर दिखाई दे रही है, 2 छोटी छोटी सी पाइप्स हैं दोनों किडनी से जुड़ी हुई। वो पाइप के थ्रू जो यूरिन है वो कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब कुछ देर इकट्ठा होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो यूरिन इकट्ठा होने के बाद जब भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, हम उसे बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये थे इसके जो ऑर्गन्स थे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो इस तरीके से यूरिन बनता है और फिर पास हो जाता है। इसी तरीके से एक और सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है अकेला जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग अलग होता है ये सिस्टम। और इस सिस्टम का मेन काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को बर्थ देने में। तो ये हमारे कुछ सिस्टम्स थे जिसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए अपने फीडबैक्स मुझे। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फीडबैक्स देते रहिए।